नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है और आपके साथ मैं हूं किरण। कभी हाउडी मोदी के मंच पर साथ देखने वाले दो बड़े नेता, कभी नमस्ते ट्रंप के जलसे में एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने वाले ये चेहरे, इन दोनों की मुलाकात एक बार फिर से टल गई है। और देखिए कि जी हां, ट्रंप की जो मजबूरी है और मोदी की ये दूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब यही सबसे दिलचस्प सीन बन गया है। अब देखिए, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप फिर से ग्लोबल मंचों पर अपनी एक कमबैक की डिप्लोमेसी को दिखाना चाहते हैं, तो वहीं देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एजेंडे और अपनी प्राथमिकताओं पर टिके हुए हैं। अब ऐसे में देखिए कि आसियान समिट में भी दोनों का आमना सामना नहीं होगा, क्योंकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाली इस आसियान बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं होने वाले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी इस हफ्ते मलेशिया में होने वाले ये आसियान समिट में वर्चुअली शामिल होंगे, यानी फिजिकली वो वहां पर नहीं जाएंगे। इसका ऐलान कर दिया गया है। ये सब तस्वीर अब क्लियर है, जिसे देखिए कि ट्रंप से एक साइडलाइन जो मीटिंग होती है, जो हम द्विपक्षीय मीटिंग की बात करते हैं, बैठक की बात करते हैं, बातचीत का दौर चलाते हैं, उसकी अब संभावना बिल्कुल न के बराबर है, यानी कि खत्म हो गई है। अब ऐसे में देखिए कि आसियान समिट में जहां कई देशों के नेता दो तरफा द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तो वहीं भारत और अमेरिका कि ये बातचीत नहीं होगी। कोई औपचारिक बैठक तय नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि जब प्रधानमंत्री ही नहीं जाएंगे तो बातचीत फिर होगी किससे? तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि ना मैं जाऊंगा ना मैं बातचीत करूंगा। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या आता है, क्योंकि देखिए भारत इस बार अपने हितों के मुताबिक चल रहा है, किसी दबाव में नहीं, किसी मंच के इशारे पर नहीं। और चलिए आगे बढ़ते हुए, टैरिफ पर मचे तकरार के बाद देखिए किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को लेकर के कई बार ऐसी खबरें आई, लेकिन हर बार वो अटकलें जो है सिर्फ अटकलें ही साबित हुई हैं। अब एक बार फिर देखें, दोनों नेताओं की मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में होने वाली आसियान बैठक में पीएम मोदी शामिल नहीं होंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि पीएम मोदी इस हफ्ते मलेशिया में होने वाले आसियान समिट में वर्चुअली शामिल होंगे, फिजिकली बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल किनारा कर रखा है हर मंच से जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं। जिससे ट्रंप से देखिए साइडलाइन एक मीटिंग की संभावना थी, वो खत्म हो चुकी है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये फैसला जानबूझ करके ट्रंप से दूरी बनाने के लिए लिया गया है, क्योंकि देखिए ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत को नागवार है उनकी बातों से। अब ऐसे में देखिए कि ट्रंप की पीएम मोदी से ये मुलाकात की जो संभावनाएं हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं। नाराज हैं प्रधानमंत्री, लेकिन ट्रंप इस बात को समझने को जो है वो तैयार नहीं दिख रहे हैं। उनकी एक जिद है कि मुलाकात होगी, और इसीलिए वो लगातार जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत देखें इस तरह के मंचों पर वो पहुंच रहे हैं। जबकि आसियान में बहुत ही कम अमेरिका के कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो जाते हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है क्योंकि सदस्य नहीं है। और यही वजह है कि सबसे जब अपने पहले कार्यकाल में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जो बाइडेन आए थे, और एक बार फिर से देखिए डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन ये सिलसिला बहुत कम देखने को मिला है। अब ऐसे में देखिए पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कब मिलना चाहेंगे, क्या होगी वो शर्त, यह बहुत सवाल है जो हर किसी के जहन में है। इस पर कूटनीतिक मामलों के जानकारों का यह कहना है कि पीएम मोदी ट्रंप से तभी मिलना चाहेंगे जब ट्रेड डील फाइनल हो जाए, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए कि आसियान समिट इसी हफ्ते कुआलालंपुर में होना है, जहां ट्रंप अपनी पहली एशियन टूर पर पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि पीएम मोदी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। आधिकारिक वजह शेड्यूलिंग बताई जा रही है। क्या वाकई यही वजह है, ये भी हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे मेहमान अभी हमसे कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। जिसका कारण देखिए कि ट्रंप के दूसरे टर्म में भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास ही नहीं, इसे तो खाई भी कहे तो कम होगा। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। कह रहे हैं कि पहले रूस से तेल की खरीद बंद करो, और भारत ये मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई ये हमारे देश का मसला है, हम आपकी बातों से क्यों चलें, ये भारत कह रहा है। अब देखिए कि ट्रंप ने हाल ही में यह दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी ऑयल कम करने का वादा किया, लेकिन दुनिया जानती है कि ट्रंप की ये सभी बातें
हवा हवाई। भारत का मंथली ऑयल इंपोर्ट डेटा पूरी दुनिया के सामने है, जो ये बताता है कि भारत ने रूस से तेल खरीद को घटाया नहीं है, बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया है। कम कीमत में मिलेगा तो क्यों नहीं, कोई भी देश अपने बेनिफिट के लिए, अपने देश के लोगों के लिए क्यों नहीं इस तरह का जो है कदम आगे बढ़ाएगा। अगर उसे कम कीमत पर तेल कहीं से चीजें मिल रही हैं तो हर कोई इसी तरफ जाएगा। यानी देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के मामले में सफेद झूठ बोल रहे हैं, और ये सिर्फ तेल को लेकर के नहीं है, बल्कि इससे पहले आप देख लीजिए सीज फायर को लेकर के भी डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला। एक बार नहीं, तकरीबन 32-35 कहे ना जाने उन्होंने कितनी बार बोला कि अब गिनती करना भी जो है वो मुश्किल हो चुका है। और अब उसके बाद जब एक बार आपने कह दिया कि रूस से भारत तेल नहीं खरीदे, भारत ने उसको लेकर के तस्वीर भी साफ कर दी, क्लियर कर दिया, ये बता दिया कि हमने ऐसी कोई बात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं की है। उसके बाद भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक में भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा, जबकि ये सफेद झूठ है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज है, शब्दों के जरिए नहीं, क्योंकि मैच्योर कंट्री की तरह भारत जो है वो अपने आप को पेश करना चाहता है कि हम शब्दों से नहीं खेलेंगे, हम अपनी भावनाओं के जरिए, हम कहीं पर ना जा करके जो है और कहीं ना कहीं दूरी बना करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपके हर एक फैसले से जो भारत के खिलाफ उठ रहे हैं उसके अगेंस्ट में हैं। और चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है, स्वागत कर लेते हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ देर के बाद रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह जी भी जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। और वहीं हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज JNU के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धीरज कौल, भू राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास कर्नल संजीव मलिक जी आते हुए, डोनाल्ड ट्रंप बार बार चाह रहे हैं कि मुलाकात एक हो जाए, पहले फोन पे बात, फिर सोशल मीडिया के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि रिप्लाई आ जाए, रिप्लाई भी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से रिप्लाई भी दिया जा रहा है, तारीफ कर रहे हैं तो उसके स्वागत भी कर रहे हैं, गाजा वाले मामले पे भी, लेकिन मुलाकात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये मुलाकात नहीं करना, ये दूरी बनाए रखना, डोनाल्ड ट्रंप को ये समझा पाएगा कि आपके सबसे अच्छे दोस्त जो आपके साथ चुनावी मैदान में भी खड़े थे, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप वाले तमाम चीजें चली थी, नाराज हैं, मनाने की आवश्यकता है। मैम थैंक यू और सभी को नमस्कार जी। देखिए, जो आज की सिचुएशन है और जो PM मोदी अवॉइड कर रहे हैं ट्रंप से मिलना, मैं कहता हूँ बहुत समझदारी भरा कदम है ये। देखिए, कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। सवाल ये है कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी वो स्थिति बना ली है, वो एक दिन कुछ कह रहे हैं, दूसरे दिन कुछ कह रहे हैं, और दिन के तो छोड़ दीजिए, सुबह कुछ है, शाम को कुछ है। देखिए, क्या गारंटी इस बात की जाके कि वो मोदी साहब के साथ बैठ के और वहां पे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो मोदी साहब को एसेज कर देंगे। वो वहां पे कमिटमेंट चाहेंगे, और कमिटमेंट भी चाहेंगे इस स्थिति में जबकि बैकडोर अभी टॉक्स जारी हैं, और हमारी जब अगस्त में जो चल रही थी वो सब टॉक्स फेल हुई हैं जस्ट बिकॉज की एडमेंसी के कारण। जो प्रशासन है, अमेरिका का प्रशासन है, वो हमको चाहता है कि हमारे पूरे एग्रीकल्चर उसको खोला जाए, पूरा डेयरी प्रोडक्ट के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि चाइना ने उनको डंप कर दिया है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो चाहते हैं कि इंडिया के मार्केट को ऐसा डंप करके जाए कि यहाँ पे चाहे हम हमारे जो किसान हैं, देखिए हम जो हमारी एक अर्थव्यवस्था बहुत लार्जली बेस्ड ऑन कृषि है, और कृषि में अगर हम इस चीज को अलाउ करेंगे तो मैम हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इस बात को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने रियलाइज किया कि नहीं, हम अपने 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो हम अमेरिकन प्रशासन के किसी के लिए भी नहीं खोलेंगे, क्योंकि दे आर प्रोटेक्टेड सेक्टर्स, और उसके लिए हमारे किसानों की जो अर्थव्यवस्था है, जो वो योगदान देते हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं उनकी आमदनी को दोगुना करने की, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। अभी बात आती है कि हाँ, प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश नहीं कर रहे मैम, वो मोदी जी को एक ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल साइट करता हूं, आपको क्लियर है यानी कि वो अपने ट्रैक पर, मुद्दे को ट्रैक पे लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं उनको। जैसे एग्जाम्पल G7 में, जो G7 की मीटिंग में प्रेसिडेंट साहब भी गए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे। ओटावा से अगले ही दौरान, G7 की मीटिंग के अगले ही दौरान ट्रंप साहब अमेरिका लौट जाते हैं, ऊपर से बुला लेते हैं, एक देश के सेनाध्यक्ष को बुला लेते हैं, और वहां से
जब कनाडा में साथ साथ थे वहां मीटिंग ना करके, अगर मीटिंग करनी होती है इश्यू तब भी थे, मीटिंग ना करके उनको बुलाते हैं कि आप अमेरिका आइए, जाते हुए अमेरिका में स्टॉप कीजिए, क्योंकि वो वहां पर ऑफ सिंदूर के बाद की सिचुएशन को अपने फेवर में करना चाहते थे। यहां भी उनका यही है कि वो अपने जब मीटिंग के बाद 27-28 के बाद जब एक जॉइंट डिक्लेरेशन होएगा, ये कैसे मना किया जा सकता है कि वो उनसे आग्रह नहीं करेंगे कि आप बैठिए मेरे साथ, और वो क्या बोल देंगे इस बात का कोई इतरा नहीं है, और इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन कर देंगे कि एज ए कंट्री हमारे लिए भी वो बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगी। आज ही वो बगैर मिले ये अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं कि मुझे मोदी साहब ने ये कह दिया, मोदी साहब ने ये प्रॉमिस कर दिया, और ये सब चीजों को देखते वो हमको साइकोलॉजिकली प्रेशर में रखना चाहते हैं और हमसे कमिटमेंट चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर कुछ रिएक्ट करें। लेकिन मैम, मैं ये बात सही है, बहुत अच्छा इसको मानता हूं इंडियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स कि हम उनकी बातों को ना ही वर्बली और ना ही किसी माध्यम से ऐसा कर रहे हैं। बड़ा कैलकुलेटेड रेस्पॉन्स हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जा रहा है और एप्रोप्रिएट लेवल से जा रहा है। हाँ, कभी कभी ये बात हुई है कि जब ऐसे फोरम पे ट्रंप साहब ने प्राइम मिनिस्टर को टैग करके डायरेक्टली एक्स पे या किसी पे उनको लिया है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। और मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट बहुत ही एक वेल कैलकुलेटेड तरीके से चल रही है। उनको रिस्पॉन्स ना देना ये उनका इंसल्ट करना नहीं है, ये सिचुएशन को अवॉइड करना है, सो दैट, क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया उनको बड़े उसमें पावरफुल में देखती है। लेकिन जिस हिसाब से वो अनप्रेडिक्टेबल हुए हैं पिछले कई महीनों में, ये नहीं कहा जा सकता वो क्या बोल दें। इवन अगर वो टेलीविजन पे आ जाएं सबके सामने, पत्रकारों सामने आ जाएं, डर लेकर के तो एक देश को चला पाना मुश्किल होगा कि वो क्या कह दे, क्या कर दे, सामना तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मैं चाहूंगी इसका जवाब जो है संजीव श्रीवास्तव जी दे कि क्या वाकई सिर्फ इस मैटर को अवॉइड करने की वजह से ये मुलाकात का दौर नहीं चल रहा है, या फिर प्रधानमंत्री जो है वो मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं जाना इन मंचों पर क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है वहां पर। अवॉइड करना क्या सही रहेगा, या फिर ये कहें कि वाकई ये बताने के लिए कि आपने गलत किया, जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे या मुलाकात नहीं करेंगे? देखिए किरण जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आसियान की समिट में न जाने का जो निर्णय है, ये संभव है कि वो उन्होंने अपनी घरेलू प्रतिबद्धताओं की वजह से लिया हो। और लेकिन इस निर्णय से, और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो नहीं जा रहे हैं, फिजिकल अपना प्रेजेंस वहां पर उनका नहीं है, लेकिन वर्चुअल माध्यम से वो जरूर इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद होंगे और वो भारत की सरकार का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। भारत आसियान को बहुत ही बड़ी महत्ता देता है। भारत की जो पूरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें आसियान की सेंट्रलिटी है और भारत आसियान के सभी 10 राष्ट्रों के साथ गहरे और प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने की दिशा में हमेशा बड़े से बड़े कदम उठा रहा है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, चाहे वो अब तो हमने उनके साथ मिलिट्री ड्रिल्स भी कंडक्ट करना शुरू किया है, अपने जो अनेक नेवल एसेट्स का ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी हम करते हैं। और वो दिन बीत गए जब हम कभी लुक ईस्ट पॉलिसी पर चला करते थे। आज की जो पॉलिसी है वो एक्ट ईस्ट की पॉलिसी है और उसमें आसियान की सेंट्रलिटी है और आसियान को भारत बहुत ही महत्व देता है। और आसियान के इसी महत्व को देने की वजह से भारत के प्रधानमंत्री, जाहिर है कि जैसा कि मैंने कहा कि वो अपनी घरेलू प्रतिबद्धताओं की वजह से संभव है कि उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो भारत की सरकार थोड़ा सा यहाँ पर एग्री भी नहीं करूंगी, थोड़ा समझना कि घरेलू प्रतिबद्धता आपके हर मंच के लिए हो जाए, क्योंकि अगर हम 2014 से देख ले, प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई सम्मेलन रहा हो जिसको उन्होंने छोड़ा हो। कोविड की वजह से भले ही छूट गया, 2022 में जितने सम्मेलन हुए वो उनके छूट गए, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टेड वर्चुअली भी रहे हैं, इससे पहले वो मंचों पर जाते भी रहे हैं। लेकिन इस बार तो हम कई ऐसे मंच है जहां जहां डोनाल्ड ट्रंप, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। तो ये मात्र वही है या इसके पीछे कुछ और भी देख रहे हैं आप? किरण जी, मैं अपनी बात को अभी मैंने आधा ही पूरा किया था और आपने बहुत ही अच्छा सवाल ये कर दिया है, तो ये मुझे मदद करेगा कि मैं अपने सवाल का जवाब और भी स्पष्ट तरीके से दे पाऊं। देखिए, ये जो निर्णय है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार किस मीटिंग में जाएगी, किस मीटिंग में नहीं जाएगी, किस नेता से मिलेगी, किस नेता से नहीं मिलेगी, ये भारत की सरकार तय करेगी। ये कोई दूसरा तीसरा पक्ष, कोई अन्य राष्ट्र किसी के दबाव में आकर के और किसी के अनेक तरीके के जो टैरिफ और अनेक तरीके के जो
मनोवैज्ञानिक दबाव को बनाने की जो कोशिशें की जाती हैं, उसमें ये नया भारत नहीं उससे झुकने वाला। और ये जो निर्णय है, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाता है, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है कि हमने तियानजिन की समिट में जाने का अगर निर्णय किया है तो ये भारत की सरकार ने तय किया है। शर्म अल शेख में हम नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, ये भारत के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। आसियान में कोलालमपुर में नहीं जाएंगे, ये भारत के प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। और कल को यदि हम डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का निर्णय भी लेंगे तो ये भारत के प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेंगे और कोई अन्य डिसाइड नहीं कर सकता। और जब मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता हूं तो मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है तो अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने की बात करता है। हम वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं। हम जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर चलने वाले राष्ट्र हैं। हम वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर के आधार पर हमारी आज का जो नया भारत है, आज की जो विदेश नीति हम कंडक्ट करते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो लेगेसी है, जो कि हमने हमेशा से एक्सरसाइज की है, डे वन से एक्सरसाइज की है, पूरे कोल्ड वॉर के समय में आप देख लीजिए तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंटैक्ट रही है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसके ऊपर यदि कोई चुनौती पैदा करने की कोशिश करेगा तो भारत उसका एप्रोप्रिएट रिस्पांस करेगा। और देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया था, उसका जवाब यह है कि भारत इस माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहता है कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर चैलेंज करने की अगर कोई कोशिश की जाएगी तो उसमें कोई भी सफल नहीं हो सकता। और भारत क्या निर्णय करेगा, क्या निर्णय नहीं करेगा, किससे हमें तेल खरीदना है, किससे तेल नहीं खरीदना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, ये भारत ही डिसाइड करेगा। और ये जो मैसेज देने के लिए भी मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है और ये बहुत ही प्रूडेंट है, जिसको मैं कहूंगा प्रूडेंट है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी बड़ा है। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के पास आज इतनी ताकत है और इतना संकल्प है और वो इस नए भारत में वो आत्मविश्वास है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमको किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। बिल्कुल, एक देश के अपने ये राइट्स होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के राइट्स होते हैं, वो डिसाइड करे। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझनी चाहिए मुझे लग रहा है। संजीव सर, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल, माफ़ कीजिएगा, रिटायर्ड मेजर डॉक्टर अली शाह जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर अली शाह जी, आपके पास ही इस बात को, क्योंकि मैच्योर कंट्री की तरह नो डाउट बिहेव हो रहा है, हमें जिस तरह से मैसेज देना चाहिए वो हम दे रहे हैं और यही हमारी देश की परंपरा, हमारी संस्कृति भी बताती है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत लाउड होकर के किसी भी चीज़ को बोलने की, और इसका परिचय भी हम दे रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझ नहीं रहे। पहले सीज फायर लेके चल रहे थे, अब तेल लेके चल रहे हैं। अब ये तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस साल के अंत में देखिए तेल खरीदना या कम खरीदना भारत जो है वो शुरू कर देगा। जवाब भी दे दीजिए, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते। तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बदलाव स्ट्रैटेजी में होने की आवश्यकता है, ज़रूरत है? वो कहते नहीं है, इधर से अगर कान कोई ना पकड़ सके तो दूसरे साइड से कान पकड़ के उसको समझाने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। देखिए, जो बाइडेन साहब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से पहले उन्होंने एक बार कहा था कि हिंदुस्तान का स्टैंड शेकी है जब रूस और यूक्रेन की जंग की बात आती है तो। मगर फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि भाई ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान का स्टैंड शेकी, आपको कोई हक नहीं बनता ये बोलने में, और उसका मुंह तोड़ जवाब मिला था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी दोबारा वही हरकत कर रहे हैं कि भाई पहले तो हमारे पे टैरिफ लगाए 25%, फिर 25% और, यानी कि 50%। अब आप देखिए, अनफेयर, और कुछ कंट्रीज को एग्जेम्प्ट कर दिया अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक। अभी अगर हम बात करें एशियान समिट की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये 26 अक्टूबर को ये सेट था कि भाई ये मीटिंग की जाएंगे यहाँ पर। अब नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ट्विटर पे, फॉर्मली ट्विटर, अभी एक्स पे बयान आता है जिसपे ज़्यादा कि वो मलेशिया नहीं जाएंगे। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का भी बयान आता है कि भाई प्रधानमंत्री साहब नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने वजह बताई। प्रधानमंत्री वहाँ पे मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम साहब ने बताया कि भाई क्योंकि शायद हिंदुस्तान में दिवाली फेस्टिवल चल रहे हैं इसके लिए। हालांकि हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वजह क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको पूरा हक बनता है कि हम किससे मिले, कहाँ पे मिले, किसको दावत दें, चाहे हम तालिबान को दावत दें, चाहे हम अमेरिका को दावत दें। वो हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम उसके मुताबिक अपना काम करेंगे। अब क्योंकि एक स्टैंड ऑफ है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बल्कि दिवाली पे व्हाइट हाउस से बोला कि भाई मेरी बात हुई थी
प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, उनको मुबारकबाद भी दी दिवाली की। और उन्होंने बोला है कि अभी हाँ वो तेल नहीं लेंगे रूस से, कम कर देंगे, ये कर देंगे। देखिए बात ऐसी है कि रूस ना हमारा बहुत पुराना दोस्त है, 75 ईयर्स, बहुत पुराना। और हमारी स्टैंड रूस और यूक्रेन की जंग में बहुत ही क्लियर है, हम न्यूट्रल रहे हैं, ना हम यूक्रेन के साथ ना ही रूस के साथ। हम चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कहा है कि मैं चाहूंगा कि भाई अब अंत करो इस जंग का। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले आए, सत्ता में आए थे, और जब आए थे तो बहुत उम्मीदें थी कि भाई उनके प्रधानमंत्री मोदी साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब की बहुत अच्छी दोस्ती है, ये है वो है। मगर कोई भी देश का सदर अपने राष्ट्र को पहले रखेगा, अपने लोगों को पहले रखेगा, उसके बाद दिखेगा कि भाई क्या है। डोनाल्ड ट्रंप साहब पता नहीं, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्या कि अचानक से उन्हें बोला भाई ग्रीन कार्ड, लोग डर रहे हैं कि कहीं ग्रीन कार्ड ना कैंसिल कर दे, कहीं सिटीजनशिप मिली है लोगों को जो अमेरिकन नागरिक नहीं थे, कहीं वो सिटीजनशिप ना कैंसिल। अब तक हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन डर है लोगों में ऐसा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होना अलग बात होती है। हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब भी अनप्रिडिक्टेबल हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये अनप्रिडिक्टेबल नेचर, ये अलग अनप्रिडिक्टेबल है। ये है कि शायद कंफ्यूज, कभी आप कुछ कहेंगे तो कभी कुछ, फिर आप कुछ कह के उस पर यू टर्न कर देंगे। तो अब अगर प्रधानमंत्री साहब मलेशिया नहीं जाएंगे एशियन समिट में, तो ये उनकी मर्जी है। देखते हैं कि भाई आगे इसका नतीजा क्या निकलेगा। बिल्कुल, इसका नतीजा क्या निकलता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज जेएनयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस बात को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल बता दिया गया है, तो हम आपसे, क्योंकि हमने उनके पहला जो उनका कार्यकाल था, उन्होंने जो वक्त अमेरिका में निकाला, बहुत ज्यादा भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने के हम टर्म पे, यानी कि उस राह पर हम थे। लेकिन सेकंड में जब वो आए, या फिर उनके इलेक्शन के टाइम की हम भी बात करें, बहुत अच्छे रिश्ते हो गए थे। यानी हर कोई आज हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का जो है जिक्र, मैं तो कहूंगी कि विपक्ष भी इसी बात का जिक्र करते हुए जो है कई बार तंज भी कस देते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या बदला डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में कि सेकेंड टाइम, यानी कि उनके 2.0 के कार्यकाल में इस तरह से भारत को लेकर के एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया उन्होंने? धन्यवाद। आप देखें कि पहले कार्यकाल में भी उन्होंने इस तरह के टैरिफ हाइक्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की थी कुछ देशों के प्रति, खासकर चीन के प्रति। पर उनको जब दूसरी बार चुना गया तो उनको लगता है कि उनके जो तौर तरीके हैं काम करने के, उनकी मान्यता पूरे अमेरिका में है, इसलिए वहां के लोगों ने, मतदाताओं ने फिर से उनको चुना है। तो उन्हीं नीतियों को और भी जोर शोर से वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। और अब दूसरे कार्यकाल में जब वो आए हैं तो चीन की आर्थिक व्यवस्था करीब करीब अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था के काफी पास आ चुकी है। 20 ट्रिलियन डॉलर की है, 28 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की है। तो चीन का जो रवैया है थोड़ा सा अलग है, और वो अमेरिका के सामने खड़ा होने की कोशिश करता है। वहाँ के सेमीकंडक्टर्स के इंपोर्ट पर वो इन्वेस्टिगेशन करता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में सोयाबीन इंपोर्ट बंद कर देता है। तो वहाँ उनको लगता है कि उनका प्रभाव चल नहीं रहा। प्रभाव कहाँ चल रहा है? उनके यूरोपीय देश जो उनके दोस्त हैं, वहाँ उनका प्रभाव चल रहा है। एक के बाद एक राष्ट्र नेता लाइन लगाकर व्हाइट हाउस में आते हैं, बात अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं। यूरोपियन यूनियन ने यह कह दिया कि हम $600 बिलियन निवेश करेंगे अमेरिका में और व्यापार भी बढ़ाएंगे, टैरिफ अपने घटा दिए। तो भारत एक अकेला देश ऐसा नजर आता है उनको, जिन पर उनको लगता है कि करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसलिए वो उनको दबा सकते हैं, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। पर भारत कोशिश कर रहा है कि वो कहां तक उनके साथ सहमति बना सकता है, वहां तक सहमति बनाए। पर जो मौलिक मुद्दे हैं भारत के लिए, जो हमारे किसानों के, मछुआरों के जो हित हैं, छोटे उद्योगों के हमारे जो हित हैं, उन पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, भारत ने ये लगातार कहा है। इसीलिए उनका आक्रोश बना हुआ है। और दूसरा बड़ा आक्रोश, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो उन्होंने समाप्त किया, जो कहते हैं वो 53 बार कह चुके हैं, और नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वो भारत ने उसको बात को नहीं माना है।
तो उनका एक तरह से व्यक्तिगत तौर पर भी नाराजगी भारत से है। इसलिए लगातार वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से उनकी सीधी बातचीत हो, आमने सामने। वो चाहे जून में जो दिया गया निमंत्रण की बात हो, जब पिछले महीने उन्होंने अपने सोशल ट्रूथ पर ट्वीट किया था कि आने वाले कुछ हफ्तों में प्रधानमंत्री मोदी फिर उनसे मिलने वाले हैं, तो उसी के चलते ये सारी धारणाएं बनी कि शायद कोलालमपुर में दोनों नेता मिलने वाले हैं। पर ये भी हमको समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप आज विश्व के सबसे प्रभावी देश के राष्ट्रपति हैं, इसलिए वो जो कुछ प्रभाव ला सकते हैं विश्व पर, भारत पर भी, वो हमें समझना होगा। इसीलिए आप देखें कि भारत भी है बड़े ध्यान से उनसे इतने सुलझने की कोशिश कर रहा है। आपने जैसे खुद कहा कि उनका बार बार निमंत्रण आया है, हाल ही में मिडल ईस्ट पीस समिट में भी इजिप्ट ने भारत को बुलाया था, या उससे पहले आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रधानमंत्री जाने वाले थे, अब कोलालमपुर में नहीं जा रहे हैं। तो ये भी ठीक है, औपचारिक तौर पर यानी हम विदेश सोशल मंत्रालय ने मीडिया कहा के जरिए रास्ता खोले हुए हैं, भले ही हम सामने सामने फिजिकली ये मुलाकात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर पर धीरज कौर, उसमें जी 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 उसमें सर, ये कंप्लीट देखें करें। कि जो औपचारिक हमारी जो एक्सप्लेनेशन विदेश मंत्रालय से आई है, वो भी अपने स्तर पर ठीक है कि ये पूरा सप्ताह आप देखें, पहले छोटी दिवाली होती है, फिर दिवाली होती है, फिर गोवर्धन पूजा होती है, फिर भाई दूज होती है, फिर छठ पूजा होती है। तो ये सही है कि ये त्योहारों का समय है, पर ये भी झुटलाया नहीं जा सकता कि शायद, जैसा बाकी लोग भी कह रहे हैं हमारे इसी पैनल में, कि सीधी बातचीत करने से हम बच रहे हैं, क्योंकि उससे जो निगोशिएशंस चल रही हैं उसमें उथल पुथल हो सकती है। चिंता यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो केवल बातों को परिभाषित नहीं करते अलग तरह से, या तथ्यों को तोड़ते मरोड़ते नहीं है, वो नए तथ्य जो थे ही नहीं उनको लाते हैं उसमें। उनको लेकर जैसे हाल ही में कहा कि दिवाली की बातचीत पर उनका पाकिस्तान पर बात हुई, तो उसी चिंता के चलते भारत ने कोशिश की है कि ये यदि सीधी मुलाकात ना हो तो शायद ये जो ट्रेड निगोशिएशंस हैं वो धीरे 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 पटरी पर आपस आ में जाए। तालमेल बनाकर बढ़ाई जा इसी सकती चीज को है। मैं थोड़ा सा डॉक्टर धीरज कौल से जानना समझना भी चाहूंगी, भू राजनीतिक विश्लेषक है सर। ठीक है, एक मंच से आप किनारा कर रहे हैं, सिर्फ एक मतलब ये मैं कहूं कि हम एक प्रेसिडेंट नहीं कह के, बार बार जिक्र हो रहा है कि वर्ल्ड नंबर 1 में जो है अमेरिका है, उनके प्रेसिडेंट हैं, लेकिन उनसे किनारा किया जा रहा है। एक मंच पे किसी भी प्रधानमंत्री का जाना या किसी के देश के प्रधान का जाना, सिर्फ एक देश के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट या फिर प्रधानमंत्री, उनसे तो मुलाकात नहीं होती, बाकी अन्य देशों के साथ भी मुलाकात होती है। और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण होती है जब आप द्विपक्षीय बातचीत करते हैं। कई वहां पर चीजें जो है वो निकल के आती है, आर्थिक तौर पर मजबूती बनती है। अगर ये कहे कि डिफेंस सेक्टर में जो है आपको मजबूती मिलती है, कई वहां पर एमओयूज पे जो है वो बातचीत हो सकती है। मतलब एक कहते हैं कि आप सिर्फ एक से मुलाकात नहीं, सबसे मुलाकात करके भारत या फिर अन्य देशों की जो है उसकी बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को दरकिनार करने के लिए आप बहुत सारे लोगों को भी दरकिनार कर रहे हैं? कुछ बेहतर और हो जाता अगर आप जाते। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैंने आपके सब पैनलिस्ट की बात सुनी और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, तो मैं उसको रिपीट ना किए बगैर, बिकॉज मैं फाइनेंस से भी कनेक्टेड हूँ और आई फॉलो द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरी वेरी क्लोजली। आसियान का इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इंडिया एंड यूएस टाइज की इम्पोर्टेंस सुपर इम्पोर्टेंट है। According to the growth, what is anticipated in next 10 years, जो AI, quantum, robotics और चिप्स का वर्ल्ड है, उसमें भारत और यूएस की कोऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप देखें तो अभी भी हमारा $42 बिलियन का जो ट्रेड है डेफिसिट का, उसके अंदर जो इफेक्ट आया है उसकी वजह से $42 to $43 बिलियन का ट्रेड इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा इस टाइम 25% टैरिफ के ऑन टॉप 50% टैरिफ जो हिट कर रहा है, उससे अगर आप 17% से ऊपर किसी भी ट्रेड में चले जाएं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, 25% के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जानना जरूरी है, जो 42 to 43 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ, जो ट्रेड हमारा इफेक्ट हुआ है, और उसके अलावा जो टेक और जो नेक्स्ट ग्रोथ का पोटेंशियल हम $350 बिलियन देख रहे हैं भारत के साथ, उसके सामने वो पीनट्स है एशियान। और मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप 1% डिफाइन नहीं करता, अलग अलग बास्केट्स में है,
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छे से इसको थिन रोप पे चल रही है। इसीलिए जो आपने पॉइंट रेजिस किए उसको रिपीट किए बगैर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अप्रिसिएशन करता हूं, क्योंकि एक रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान है। 20-25 साल लग चुके हैं इस रिश्ते को बिल्ड करने में, जिसमें बहुत डिप्लोमेट्स का हार्ड वर्क, हार्ड अर्नड मनी, टाइम, एफिशिएंसीज लगी हैं। इंडियन डायस्पोरा, जिसको हमारे भारत के वेरी फेमस लीडर मोदी जी एज एम्बेसडर बताते हैं, यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन क्रिएट की है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे, आप एक अच्छे लीडर हैं, तो आप दोनों साइड का समझते हुए थिन रोप पे चलते हैं, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। और एशियान में ना जाना, आपके पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कईयों ने पॉइंट आउट किया, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबिलिटी प्रेसिडेंट ट्रंप की डेफिनेटली है। वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन ना कभी थे ना कभी हो सकते हैं। हाँ, ये बात डिफरेंट है, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है, अनप्रेसिडेंटिव है, डिसरप्टिव है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द आइल, रिपब्लिकन उठा लीजिए, डेमोक्रेट उठा लीजिए, उनको पता ही नहीं होता वो कब क्या बोल देंगे, लेकिन हिज वर्ड आर टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आज भी अगर आप पकड़ लें तो डोनाल्ड, मैं वो बातें बताऊंगा जो बताई नहीं गई थी, सो दैट आई डोंट रिपीट। आज भी अगर आप पकड़ लें तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ। और दिवाली पार्टी पे, जैसे किसी ने बताया, बिल्कुल सही, उन्होंने फोन करके उन्हें बधाई दी, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये बोल दिया कि अब हम देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडिया ऑयल कट करेगा। आप ही के शो में मैं पिछले एटलीस्ट 6 मंथ से बार बार विवेक जी के साथ यही बोल रहा हूं कि गाजा वॉर रुकेगी, वो रुक गई। रशिया यूक्रेन वॉर भी अभी रुकने के उसके आसार अभी नहीं दिख रहे, लेकिन रुक जाएगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तीसरी बात मैंने ये बोला था कि इंडिया का जो ऑयल, थोड़ा सा समझना कि गाजा का वॉर रुका नहीं। जेडी वेंस की तरफ से तो कह दिया गया कि हथियार हमास से डलवाना मुश्किल है, मतलब बहुत टफ है। और इजराइल ने देखिए ये कह दिया वहां पर कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम अपना सहयोग करना हम जानते हैं, हमें किसी और के सहयोग की आवश्यकता नहीं। तो ये तो रिलेशन वहां पर भी खराब होते दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगी। मेरे खुद के मित्र जो गाजा के रिफ्यूजी कैंप्स हैं, पीडियाट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, जो मेरा एरिया है, वहां से जाके ट्रीटमेंट देख कर आ चुके हैं। वहां के हालात अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते, होलोकॉस्ट के ऑलमोस्ट इक्वलेंट हो चुके थे जो फिलिस्तीन में रहने वाले लोग हैं। इट वाज अ हेल होल। लेकिन उसको जो रोका गया है, अभी एक्टिव बम्बार्डमेंट नहीं हो रही। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोग सब ने ये कंसर्न जताया था, क्या हमास अपने आप को डिसार्म करेगी, जो आपके ऑन ग्राउंड दिख रहा है। उन्होंने तो फायरिंग भी करनी शुरू कर दी है जो दूसरे गुट के लोग हैं। और अगर आपको जान के, आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट, हमास की ऑन ग्राउंड सपोर्ट काफी कम हो चुका है फ्रॉम द फिलिस्तीनी पीपल एज ऑफ नाउ। पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, सो दे आर हिटिंग बैक टू सप्रेस ऑल दोस वॉइसेस, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉक। लेकिन मैं आपको वापस उस पॉइंट पे ले जाता हूं जो आप बात कर रही थी, कि मैंने ये बार बार बोला है कि इंडिया अपने आप को डाइवर्सिफाई करेगा। जो रशियन ऑयल का इंपोर्ट आज की डेट में सबसे बड़ा है, वो चाइना के बाद इंडिया, फिर टर्की और भी कंट्रीज हैं। तो इंडिया अपने आप को उनसे बैक ऑफ करेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग बिजनेस विद यूएस वर्सेस सेविंग $2 पर गैलन एज ऑफ टुडे, बिकॉज रिफाइनिंग $5 का फर्क है पर गैलन। अगर आप रिफाइनिंग की कॉस्ट उसमें डाल दीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की डाल दीजिए और डॉलर फ्लक्चुएशन का डाल दीजिए, तो $2 से $2.5 पड़ता है। क्या आप $42 बिलियन लूज करके वो $2-2.5 लेना चाहते हैं? पॉइंट 1। पॉइंट 2, आप अपनी कंट्री को, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीप एनर्जी होना। इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 6.5 to 7.5% ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। लेकिन क्या आप बाकी ऑयल रिफाइन करके यूरोप को बेचेंगे तो अमेरिका शांति से देखता रहेगा? क्योंकि यही पैसा फ्यूल कर रहा है रशियन वॉर मशीन को। दोस्ती एब्सोल्युटली नहीं, ये बात आपने सही, आपने ये बात सही बोली। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, पुतिन और ट्रंप की मित्रता बहुत स्ट्रांग है। ये दिस इज नोन टू पीपल। और ट्रंप जब भी बात करते हैं वो बोलते हैं ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं ये वॉर, और ये भी बात मैं मानता हूं कि अगर ट्रंप होते पावर में शायद ये वॉर ही नहीं होती। लेकिन वी आर वेयर वी आर नाउ। सो अब ट्रंप का ये मानना है, उन्होंने पुतिन पे प्रेशर किया, नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने प्रेशर किया चाइना पे, उनके पास ट्रंप कार्ड, हमारा रेयर अर्थ पड़ा हुआ है, हम 92% डिपेंडेंट है उनके ऊपर, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा टैक्स बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा अगर वो रेयर अर्थ बंद कर दे तो, जो हो रहा है। उसके बाद भारत पे किया, भारत ने बोला भाई हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखेंगे। लेकिन इंडिया वेरी स्मार्टली इज ट्राइंग टू कट डाउन। आप डाटा उठा के देखिए, पिछले 3 महीनों में भारत की रिफाइनरीज ने कितना कम किया है रशियन इंपोर्ट करना। और उसके बाद चौथी बात, जो ट्रेड डेफिसिट रशिया, अमेरिका और इंडिया का है, उसको कवर करने के लिए रशिया, अमेरिकन ऑयल को खरीदने के लिए बात अभी स्ट्रांगली हो रही है। और हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, वो बहुत हार्ड एफर्ट कर रहे हैं कि
इंडिया यूएस रिलेशनशिप वापस ट्रैक पे आ जाए, क्योंकि ये हमारी भी जरूरत है। अमेरिका में अमेरिकन्स की भी यही जरूरत है और इंडियंस की भी ये ठीक जरूरत है, बिकॉज वी ठीक है। नीड द मैं टैलेंट फ्रॉम डॉक्टर इंडिया। जी, मैं कर्नल संजीव जी से इस चीज को समझना चाहूंगी और कितना एग्री कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अली शाह आप कुछ कहना चाह रहे थे। यूएस ट्रेजरी है, उसने एक नवंबर 21 की डेडलाइन रखी है। जो कंपनी है जो ड्रॉ करती है ट्रांजैक्शन, जो रोसनेफ्ट है और लुकोइल है, उनके साथ, जो कि ये रूसी कंपनी है बेसिकली, और जो हमारी रिलायंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक पूरा हम लोग तेल लेंगे रूस से, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई हिंदुस्तान ने तो बोला कि हमने कम कर दिया है, हम नहीं लेंगे। हमने कोई हाँ या ना नहीं कर दिया उनके बयान पे, वो अलग बात है। हम डिसाइड करेंगे अपनी पॉलिसी, हमारे देश में, हमारे मुल्क में धंधा क्या, बिजनेस कैसे रन करनी है। जैसे कि हमारे इकोनॉमिस्ट साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए, हिंदुस्तान एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हर कोई अपने मुल्क के बारे में पहले ही सोचता है। हम पहले देखेंगे कि भाई हमको क्या सूट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी 3 मुल्कों के दौरे पे हैं अभी, ठीक है, वो एशिया आएंगे। पहला दौरा उनका कुआलालंपुर में ही पड़ेगा, मलेशिया में। उसके बाद फिर वो जाएंगे साउथ कोरिया में, शी जिनपिंग को भी उनको मिलने की संभावना है, उनको भी सिट डाउन मीटिंग होगी उनके साथ भी। तो जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब, ये सब लोग बोलते हैं कि चीन और अमेरिका की नहीं बनती, अनबन बनता है। आइए डॉक्टर धीरज जी जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ सर। हालांकि चीन और अमेरिका के बीच में भी टैरिफ वॉर चल रही है, लेकिन इन्होंने काफी अच्छे तरीके से उसके बारे में जिक्र नहीं किया है, उनको कंसील कर रखा है। बस ठीक उसी तरीके से जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने दौरे पे आएंगे, 3 मुल्कों के दौरे पे आएंगे एशिया में, तो हमको भी पूरा हक बनता है कि हम कैसे आगे हर एक कदम रखें। और हालांकि जयराम रमेश, कांग्रेस स्पोक पर्सन, ने उन्होंने बल्कि ट्वीट किया मिनिस्टर ने कि भाई कि मोदी साहब डर गए ट्रम्प से, और ये बिल्कुल, लेकिन तो हमारे पॉलिटिकल कोई से- पैनलिस्ट नहीं है, इसलिए ये मैं पॉलिटिकल चीज उठाना नहीं चाह रही थी। ये विपक्ष की तरफ से देखिए, जो आपने जिक्र किया डॉक्टर अली शाह, ये किया गया है कमेंट। नहीं, तो मेरे ख्याल से जहां पर मेरी सलाह है, एक पूरे राष्ट्र को भूल जाएं कि बीजेपी या कांग्रेस या क्या हमारा पार्टी, हम एक राष्ट्र हैं और राष्ट्र के हित में जो हो वो उसी बात को हम सब वेलकम करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर धीरज, जल्दी से फिर मैं कर्नल के पास चलूंगी। सर अनम्यूट करिएगा। करना चाहता हूं, जो एक्यूट चेंज हुआ है अभी, 100% टैरिफ रशियन एक्सपोर्ट कंपनीज ल्यूकॉप और रोसनॉफ पे लगाए हैं, जो भारत को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। तो वो जो स्पीड ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम कटिंग डाउन फ्रॉम रशियन इंपोर्ट्स, उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन दिस इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इतनी जल्दी स्विच करने में दिक्कत आती है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो मोदी जी का कन्वर्सेशन ट्रंप के साथ होगा, अगर वो वर्चुअली करेंगे, इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव मूविंग स्टेप। क्योंकि डोंट फॉरगेट, ट्रंप ने खुद बोला है कि मोदी जी चाहते हैं कट करना, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। वील वर्क विद देम। बोथ वेज थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड लेट्स होप दिस वॉर स्टॉप सो दैट एक्स्ट्रा 25% डिसअपीयर्स। इस वॉर को रुकने की बहुत बड़ी जरूरत है, और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट लीडर जी जिनपिंग, जो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे बैठा है, रशिया से तेल लिया जा रहा है, उसकी वजह से ये युद्ध हो पा रहा है। मात्र एक यही वजह होगी जो इसी पे प्रेशराइज कर रहे हैं भारत को कि आप अगर तेल नहीं खरीदेंगे तो ये हो जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए, वॉर इज अ वेरी एक्सपेंसिव एंडेवर टू डू, और रशिया की दो ही चीजों से पैसा आता है, एनर्जी एंड वेपन। वेपन का उनका इंपोर्ट डाउन है इस टाइम, इफ यू लुक इनटू द नंबर्स। एनर्जी उनका हाई है क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू 2021 दे आर मेकिंग लेस मनी, और उनके पास पैसा जमा हुआ है बहुत। कर्नल संजीव सर, आप इस बात से कितना एग्री कर रहे हैं? एंड दोस्ती, क्योंकि भारत जाना जाता है अपनी दोस्ती के लिए, और हम रशिया के साथ वही दोस्ती निभाते हैं जो रशिया ने कई सालों पहले, अगर अमेरिका साथ ना दे, अन्य देश साथ ना दे, रशिया हमेशा साथ देता है। तो ऐसे में क्या हम दोस्ती भूल जाएंगे ट्रंप के प्रेशर में? सर अनम्यूट करिएगा। हाँ, नहीं, अनम्यूटेड हूँ। जी, कैन यू हियर मी? यस, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा किरण जी, मेरी समझ ये कहती है कि देखिए, कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ना कोई दोस्त होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। उसके बीच में भी मैं भी एक थिन लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा। वो थिन लाइन ये है कि हमको अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, जिनका की पास ट्रैक वेल प्रूवन है और जिन्होंने भारत का साथ हमेशा उस वक्त दिया है जब भारत को सच में आवश्यकता थी, हमें अपने दोस्तों को खोना भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा ये है कि मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट के अंदर ये थिंकिंग नहीं चल रही है
टू वर्कआउट, टू रेकैलकुलेट, और कोई हर्ज नहीं है। अगर हमारा 40-42% हम इंपोर्ट कर रहे थे एक बार रशिया से, और आज हम 34-35% पे हैं, कोई हर्ज नहीं है इसको ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करने में। अगर हमारी वजह से थोड़ा बैलेंसेस बनते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात ये आती है ट्रंप साहब क्या चाह रहे हैं। मैम कभी कभी क्या होता है कि पर्दे के पीछे की चीज आगे कुछ और दिखाई देती है, पीछे कोई और दिखाई। मेरा अपना अध्ययन ये कहता है कि जो यूक्रेन वार है, इसके पीछे अगर जड़ में जाए तो अमेरिका है, इसको इंसाइट करने वाला अमेरिका है। अमेरिका के उसमें सारे सामरिक हित हैं, बिजनेस के हित हैं, और आज जिस दिन अमेरिका ड्रॉ कर अपने आप को पीछे खींच लेगा, मैं समझता हूं हफ्ते या 10 दिन में ये वॉर अपने आप एंड की तरफ चला जाएगा। एब्सोल्युटली सर जी। दूसरी बात ये मैम, किरण जी, ये देखिए कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं जो ना ही मिल रहे हैं। अभी मैं एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, शायद आपको भी मालूम होगा जरूर। देखिए G20 की अगली मीटिंग अफ्रीका में होने वाली है। उसमें जो आज तक की पुष्ट खबरें हैं वो ये कहती है कि वहां भी मोदी जी साहब जा रहे हैं और ट्रंप साहब नहीं आ रहे हैं। देखिए ये एक अच्छा मूव है। कहते हैं ना कि अगर किसी संबंध को आप आगे नहीं ले जा सकते तो उसको कम से कम बिगाड़िए मत। मतलब ये वो कहते हैं एक ना, अच्छा मूव है। खूबसूरत मोड़ पे उसे छोड़ देना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये बहुत अच्छा उनकी समझदारी है, और मैं कहता हूं बहुत हाई लेवल की मैच्योरिटी है डिप्लोमेसी लेवल पे, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल लेवल पे जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे अप्रोप्रिएट लेवल पे आंसर जा रहा है, चाहे मिनिस्ट्री साहब जा रहे हो, चाहे हमारे सेक्रेटरी लेवल या मंत्रालय से जा रहा हो, आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड, only that is required. Prime Minister साहब is not required to speak on every point. रही बात जो हमारे डॉक्टर कौल साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत होता हूं कि अमेरिका हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, हम नहीं खोना चाहेंगे, कभी नहीं खोना चाहेंगे। 20, 21, 22 जब से कोरोना वुहान वायरस जब चला था, चाइना यूज्ड टू बी आवर नंबर 1 ट्रेड पार्टनर। पिछले 2 साल से आई थिंक 22, 23, 24 से अमेरिका जो हमारा ट्रेड पार्टनर नंबर 1, हम नहीं खोना चाहेंगे। हमारा डायस्पोरा वहां पे इतना कंट्रीब्यूट करता है उनकी इकोनॉमी के लिए, खासकर सर्विसेज सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, वहां के सपोर्ट सिस्टम में। तो हमारे वहां जहां की जो उनकी सहानुभूतियां हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उसको निगेट नहीं करना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये कि ट्रंप साहब किस गलतफहमी में आ गए हैं। ट्रंप साहब को ये लग रहा है कि चाइना तो उनकी बात नहीं मान रहा है। चाइना ने तो ओपनली उनको बोलना शुरू कर दिया कि वो 18 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं। अब उनको लगता है कि भारत की इकोनॉमी एक ऐसे पाथ पे है जब थोड़ा सा वो क्रिटिकल है। कारण ये है कि हम बड़ा फाइनल बैलेंस बनाना के चाहते हैं, तो वो हमारे इस फॉल्ट लाइन को, इस हमारे बैलेंस को फॉल्ट लाइन बना के एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनकी हर बात मान ले, साइकोलॉजिकल प्रेशर मान ले। हम नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे मैम, अगर कोई एक बात उनके प्रेशर में मान ली, बात ये नहीं कि हमें इंटरनेशनल को क्या विरोध झेलना पड़ेगा, वो सरकार जानेगी, अपना वर्कआउट कर लेगी। सवाल ये हम फिर कहां तक झुकेंगे, एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल, पिछले 50-60 साल से हम सॉफ्ट नेशन का तमगा लेके घूम रहे हैं, और जो हमने सिंदूर में किया, ये से पहले बालाकोट में किया, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने सॉफ्ट नेशन का वो चादर को उखाड़ फेंका है। हमें नहीं चाहिए वो चादर। इसी तरह से अगर हम झुक गए, मैं कुछ ऐसी सॉवरन नेशन, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, और इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हमारे, और अगर हम धमकियों से आने लगे, प्रेशर टैक्टिक्स से आने लगे, तो मैम हम अपने देश को आगे जो हमारा 47 या 50 का जो सपना है, मेरे ख्याल से मुझे फिर उसमें संदेह हो जाएगा। और रही बात ये कि ट्रंप साहब, अब डॉक्टर साहब जो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कह रहे थे, एक पॉइंट मैं उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। ट्रंप साहब यहां पे पर्सनल ईगो भी लेके आ गए। कारण उन्होंने मिडिल ईस्ट में चाहा कि आप हूती या दूसरे विद्रोही जो सऊदी अरब के खिलाफ काम करते हैं, ईरान के प्रॉक्सीज हैं, कि इंडिया उस नेवी के जो कोलिशन का पार्टनर है। इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने अपने फाइटर्स, अपने वहां पे अपने जो शिप भेजे, हमने अपना काम इंडिपेंडेंटली किया। और ये नहीं, हमारे दुश्मन देश के जो वो हैं, लोग हैं, उनको भी हमने बचाया कि पाकिस्तान, उनको हैंड ओवर किया। हमने इंडिपेंडेंटली अपनी एक साख बनाई। दूसरा, वो चाहते थे कि हमको पिचिन करे वो वहां के आर्मी चीफ के खिलाफ। बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही हायर लेवल की डिप्लोमेसी का काम था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको बड़ी पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि वाशिंगटन में बैठा के मुनीर के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर को बैठाएं, और जो भी वक्तव्य आएगा ये पूरा अनप्रेडिक्टेबल था। तीसरी चीज, अब जो चुभ रही है अमेरिका को, प्रेसिडेंट ट्रंप को जो चुभ रही है, हम अमेरिका के साथ है, फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन अमेरिका को ये प्रॉब्लम अब आ गई है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि भारत अपने मिसाइल्स, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बेचना क्यों शुरू कर रहा है। जो मिसाइल वो 100 रुपीज में देते हैं, 100 मिलियन में देते हैं, हम उसको 50-40 में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? तो हमको एज ए कॉम्पिटिटर देख रहा है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि हम
चीन के लेवल पे आके कल भारत इतना बने कि भारत अपनी चीजों को डिक्टेट करे और अपनी चीजों को इंटरनेशनल लेवल पे हमारा डिफेंस बिल्कुल, एक्सपोर्ट अमेरिका इतना को बढ़ ये गया डर है कि ये वो डर ये डर बहुत जबरदस्त सता रहा होगा। संजीव सर भी ये आपकी डर बात है पे मैम। जी ये डर है क्योंकि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन में देखिए हाँ। 30 टाइम्स हमारा पिछले 3 साल में 30 टाइम्स हमने इजाफा किया है और आगे आगे आने वाले जितना हम सेल्फ रिलायंट उसकी जा रहे हैं। देखिए एक चीज हम पढ़ने की कोशिश नहीं करते, जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का जो पूरा जोर है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर एक वर्ड है, इसके पीछे जाए तो बहुत कुछ है। जब हम चीज अपनी बनाएंगे, अपने चीजों को बेचेंगे, हमारी इकोनॉमी में वो चीज आएंगी, तो कारण है था डी डॉलराइजेशन। आज ट्रंप साहब हमको डी डॉलराइजेशन का नेता पाते हैं कि इंडिया इज लीडिंग द डी डॉलराइजेशन। वो चाहते हैं इंडिया ब्रिक्स से आउट हो जाए। ब्रिक्स में कौन से कंट्री है? ब्रिक्स में 4 कंट्री वो हैं जो प्रोमिनेंट, जिनको वो कभी पसंद नहीं करते। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ले लिए, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, और जियो पॉलिटिकल पर तो मैम ये आप सब देख ही रहे हो क्या हो रहा है जी। इंडिया और चाइना के करीबी एससीओ मिनट के अंदर उनको इतनी चुभी कि वो इस चीज पर रिएक्ट करने के लिए उसने हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कभी इंडिया की बिल्कुल तारीफ देखिए किया, ना, ब्राजील आगे भी तक को इंडिया की धमकी दे तारीफ डालते हैं की। कि टैरिफ लगा देंगे, आप लोग अपनी करेंसी लेके आ रहे हैं, तो जी, जी, डर जी। है, बिल्कुल I डर think है। हम वेलकम करेंगे कि ट्रंप साहब हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। एज ए सॉवरन कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ दुनिया, आप टैरिफ और भी चाहे तो और भी बढ़ाइए। हमने 98 के झेला है मैम। 30,000 कंपनियां भारत की बैन के अंदर थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आफ्टर ऑपरेशन शक्ति। हमने उनको झेला, हम उससे बाहर आए और स्ट्रॉन्ग नेशन बन के आए, और आज फिर आएंगे मैम। वर्कआउट होएगा। अच्छी बात यह है कि जो इस टाइम जो बैकडोर जो चैनल पे जो बातचीत चल रही है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मैच्योरिटी की बात है। इसको डिरेल करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। अमेरिका को हम अच्छा बिल्कुल। पार्टनर ढूंढते देखते हैं। संजीव सर आप ही की बात पे कर्नल संजीव जी कहना चाहते हैं कुछ। संजीव सर इस बात को रखिएगा, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक रखा कि हमने वो सॉफ्ट कॉर्नर वाला एक देश का जो तमगा है उसको हटाया ऑपरेशन सिंदूर और इसके पहले के पुलवामा हमले के जरिए। अब ऐसे में वापस से जो यहाँ पर डॉक्टर धीरज कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ट्रेड जो है हमारा अमेरिका के साथ होता है, हम उस चीज को खोना नहीं चाहेंगे, तो क्या लग रहा है वापस से फिर वो सॉफ्ट वाला क्या कॉर्नर या फिर उसको ओढ़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी और उसी ढर्रे पे हम चले जाएंगे? देखिए, जो बात मैं कहना चाहता था, क्योंकि समय कम है, इसलिए मैं कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको कि हम कहते हैं कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसके सबसे बड़े नींव के तौर पर है। और यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप में एक है। इसकी जो नींव है वो बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है। इसलिए मैं डॉक्टर धीरज कौल साहब की मैंने बात सुनी और मुझे पूरा विश्वास है कि इस संबंधों का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। उसके ऊपर कोई भी हिकअप्स जरूर आ गए हैं, तनाव के क्षण पहले भी आए थे, एक डिप्लोमेटिक रॉ हुआ था, कई आर्थिक मुद्दे आए थे, WTO में भी कई ऐसे विषयों को उठाया गया था। लेकिन चूंकि इस संबंधों की नींव बड़ी गहरी है, विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं। पूरे विश्व में आज ये जो भारत और अमेरिका 21वीं सदी को शेप करने जा रहे हैं, इन संबंधों में थोड़े बहुत तनाव आ सकते हैं, लेकिन इन संबंधों की नींव है वो हिलाई नहीं जा सकती। इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये बात अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत सम्मान करता है। और आपने देखा कि पिछले 25 वर्षों में इन संबंधों को गढ़ा गया है, बनाया गया है। हमारे अनेक प्रधानमंत्रियों ने और अमेरिका के अनेक राष्ट्रपतियों ने इन संबंधों को बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से अपना पूरा एफर्ट डाला है कि इस पूरे संबंधों को बनाया जाए। राष्ट्रपति ट्रंप का जो पहला एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की कि संबंधों को गढ़ा जाए, बनाया जाए। आज भी वो कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज भी डोनाल्ड ट्रंप की ये कोशिश अवश्य है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को बनाना चाहते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी तियानजिन की समिट में थे तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का ऐसा लगता है कि एहसास हुआ, और जिस तरीके के ट्वीट आए कि ऐसा लगता है कि हम भारत को खोते जा रहे हैं, और इस तरीके की बातें जब उनके अंदर से आई तो इससे स्पष्ट था कि अमेरिका का जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कितना भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो,
कितना भी अनप्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, वो भारत के साथ अपने संबंधों को बना करके ही उसको चलना होगा। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिस्पेंसेबल है, इसको नकारा नहीं जा सकता और इसको बढ़ना ही होगा आगे। ये अमेरिका के अपने हित के लिए भी है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अलग तरीके से ट्रीट करेगा और रशिया के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, जिसे कि हम कहते हैं स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को हम त्याग नहीं सकते हैं। और फिर से मैं अंत में आपके सवाल के जवाब, आपके इस प्रश्न पे अंत में कहना चाहता हूं कि भारत हमें आसियान के साथ कैसे संबंध रखने हैं, रशिया के साथ कैसे रखने हैं, अमेरिका के साथ कैसे रखने हैं, ये भारत तय करेगा। और भारत ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से अपने डिप्लोमेटिक मैनूवर्स के माध्यम से दे रहा है। और ये जो मैसेज है कुआलालंपुर की समिट को वर्चुअल तरीके से संबोधित करने का, मेरा ऐसा मानना है कि इसके पीछे भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, रणनीतिक स्वायत्तता का जो मैसेज है वो बहुत ही स्पष्ट है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास आपसे भी लास्ट एक कंक्लूडिंग रिमार्क इसी पे हम चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से जानकारी यहाँ पर कर्नल संजीव ने दी है कि G20 में जो है डोनाल्ड ट्रंप नहीं आ रहे हैं, तो एक बेहतर मोड़ पर जो है एक खूबसूरत तरीके से जो है रिश्तों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा होते दिखेगा? या बाकी जो आप सब यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, आने वाले दिनों में थोड़ा डिफरेंट चीजों के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ ये रिश्ते बेहतर होंगे? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का जो डिप्लोमेसी है वो परंपरा से हटकर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह भी सच है कि हमेशा से इतिहास में राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने का, प्रभाव बनाने का लगातार कोशिश करते हैं, और यही हो रहा है भारत और अमेरिका के संबंधों में। संजीव ने अभी सैद्धांतिक तौर पर किस तरह से नींव जो है भारत अमेरिका की हिस्सेदारी की वो सुदृढ़ है, उसकी बात कही। उसी का व्यवहारिक रूप आप देखें तो लगातार जब अगस्त के महीने से लग रहा है कि कुछ टकराव या तनाव बना हुआ है, ठीक उसी समय में साझा हमारी सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। 2+2 जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं, वो वैसे ही अमेरिका के विदेश और रक्षा सचिवों से मिलकर एक 4 लोगों की बात होती है, वो बात हो रही है। व्यापार का प्रतिनिधि मंडल वहां से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से मंत्री वहां जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा जो सकारात्मक है। टकराव एक स्तर पर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से खासकर बना हुआ है लगातार, इसमें क्यों हम संतुष्ट हो जाए जहां पर हमने 2 प्रधानों का मिलना देखा, जहां हमने एक कहते हैं ना कि एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चीजें देखी, एक दूसरे के नारों को अपने चुनावी नारों में हम लेकर के आए, और वहां पर सिर्फ एक डेलीगेशंस का जाना, क्या हम इसी में सेटिस्फाई हो जाएं कि हम बातचीत तो चल ही रही है, कुछ तो हो रहा है, चीजें यहाँ हो सकती हैं। जिस तरह से जैसे जैसे भारत उभरेगा, आर्थिक व्यवस्था आपकी 10 या 12 या 15 ट्रिलियन होगी, तो ये प्रतिस्पर्धा में टकराव स्वाभाविक है। ये भारत की उभरती हुई छवि को लेकर एक कारण है वो उसके पीछे कि राष्ट्रपति ट्रंप क्यों चाहते हैं कि दबाव बनाएं, क्योंकि कुछ समय के बाद शायद वो दबाव नहीं बना पाएंगे। तो ये टकराव एक व्यवहारिक चीज है। जैसे जैसे कोई राष्ट्र का उदय होता है तो बड़ी शक्तियां कोशिश करती हैं उनको दबाने की, और बिल्कुल आज के वक्त में यही चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है और आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब बारी आ जाती है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, ए 15 अगस्त, बी 2 अक्टूबर। आप अपना जवाब 7240772407 पर व्हाट्सएप करें। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।